श्रोताओं नमस्कार। धरती आकाश के इस अंक में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन आज के विश्व की एक मुख्य चिंता हो गई है। जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन, हमारी पृथ्वी, हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। आज हम धरती आकाश के इस अंक में जलवायु परिवर्तन के मौसम और कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे और भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग के अपर महानिदेशक रह चुके श्री आनंद शर्मा जी से इसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आनंद शर्मा जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो जहन में सवाल उठता है, जलवायु परिवर्तन से मौसम पर प्रभाव। आम जनों के लिए मौसम और जलवायु एक ही शब्द है, समानार्थक शब्द हैं, लेकिन इसमें जो बारीक अंतर है वो हमारे श्रोताओं को बताइए। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया, इसको इंग्लिश में करें तो वो डिफरेंट हो जाता है। एक है वेदर और एक है क्लाइमेट। वेदर तो जैसे हम कहते हैं ना, वेदर इज लाइक आपका मूड है जो बदलता रहता है, तो वेदर भी बिल्कुल वैसा ही है। सुबह देखेंगे तो आप ठंडा होता है और जैसे जैसे सूरज निकलता है दिन तो गर्म हो जाता है और फिर एक बार सूरज ढल जाता है तो फिर ठंडा हो जाता है। कभी तेज हवा चल रही है, तो ये जो इंस्टेंटेनियस स्टेट है एटमॉस्फेयर की, मतलब एकदम अभी हम देखना चाहें तो चाहे उसको हम कह देते हैं वेदर। वो बिल्कुल मूड की तरह है और जैसे घड़ी की जैसे सेकंड्स की सुई है ना, एकदम चलती रहती है, बदलते रहता है समय, ठीक उसी को हम वेदर कहते हैं। और वहीं जो क्लाइमेट है वो आपकी, अब कह सकते हैं वेदर मूड है, तो क्लाइमेट जो है आपकी पर्सनैलिटी है। और दूसरा क्लाइमेट जो है सम टोटल ऑफ वेदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यदि आप कुछ लंबे अवधि के वेदर के आंकड़ों को उसकी एवरेज ले लेते हैं तो जो मिलेगा आपको उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे, जलवायु। और जैसे हमने उसको कहा था कि वेदर जो है घड़ी की तरह है, सेकंड्स की सुई बदलता रहता है। क्लाइमेट को आप कह सकते हैं जैसे आपका कैलेंडर होता है, ईयरली कैलेंडर। तो ये मोटा मोटी दोनों में डिफरेंस है। जलवायु परिवर्तन से मौसम पर प्रभाव पड़ता है और जैसा कि हम सभी को पता है कि कृषि जो है मौसम पर निर्भर करती है, तो कृषि पर किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये है कि क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज से जो साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले समय में जैसे जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और तापमान और बढ़ेंगे, तो एक तरफ तो तापमान बढ़ेगा। आपने कभी नोट किया होगा जैसे आपकी गेहूं की फसल लगी है और तापमान बढ़ जाते हैं बहुत जल्दी, यदि मार्च के सीजन में क्या होता है कि जो फसल ने मान लीजिए 4 महीने में तैयार होना था, वो कई बार पता चला 3.5 महीने में ही तैयार हो गई। तो उसको जल्दी से तापमान मिल गया और ज्यादा तापमान, तो उसका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी में कम हो जाएगी, क्योंकि आगे अभी आधा महीना और पौधे ने अपने फोटोसिंथेसिस से खाना बनाना था, वो नहीं बना पाया, तो प्रोडक्शन कम हो गई। दूसरा, कई बार क्या होगा कि ज्यादा तापमान बढ़ जाए तो जो आपका ग्रेन साइज है, जो दाना होता है, वही सिकुड़ जाता है। और मान लीजिए आपका तापमान भी बढ़ गया और बारिश भी नहीं है और उससे सूखा पड़ जाता है, कई बार आपने देखा, तो सूखे से भी फसल प्रभावित हो जाती है। और ये भी देखने आया है कई बार, जब सूखा पड़ता है तो पौधे के अंदर इस तरह से बदलाव आते हैं कि वो जो कीड़े होते हैं ना, उनको खाने के लिए बढ़िया हो जाता है, तो ज्यादा कीड़ों का प्रभाव उस पर पड़ जाता है। एक वो भी हो गया। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कई जगहों पे, तो आप देखेंगे खासकर हाई अल्टीट्यूड्स पे और हाई लैटिट्यूड्स पे, जो ऊंचाई वाले एक तो इलाके हो गए, वहां हो सकता है इसका इफेक्ट कुछ जगहों पे पॉजिटिव भी आए, क्योंकि जहां बर्फ पड़ी रहती है, फ्रॉस्ट रहता है, वहां वो लोग सिर्फ एक ही फसल ले सकते हैं और या कम दिन के लिए होती है। तो जब वहां बर्फ नहीं रहेगी तो उनका ग्रोइंग पीरियड बढ़ जाएगा, तो हो सकता है वो लंबी अवधि वाली फसल ले पाए या और फसल ज्यादा भी ले सकते हैं। और दूसरा, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये भी ना हो सकता है, यदि नेचुरली लंबी अवधि होगी तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपके पास इरिगेशन भी होगा फिर तो अच्छा है, आपके उन क्षेत्रों में आपकी फसल की वृद्धि हो सकती है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसके अलावा हम देखें तो कहते हैं क्लाइमेट चेंज के चलते लोगों का मानना है जो तापमान बढ़ेंगे और ह्यूमिडिटी कम होगी तो आग वगैरह लग सकती है, तो उससे आपके जो ग्रास लैंड्स हैं, आपके फार्म लैंड्स हैं, उनमें भी आग लग जाएगी, फॉरेस्ट फायर भी बढ़ेगी। फार्म लैंड भी तो आसपास ही, उनमें भी आग लग गई तो उससे भी नुकसान हो जाएगा। जैसे से जो प्रेसिपिटेशन और तापमान में चेंजेस आएंगे तो आप देखेंगे जो आपके कीड़े मकोड़े और अन्य बीमारियां और खरपतवार, वीड्स, इनका रेंज भी बढ़ जाएगा, ये ज्यादा क्षेत्र को प्रभावित करने लगेंगे। तो नेचुरली यदि खरपतवार ज्यादा बढ़ गए तो उससे भी आपकी उपज में कमी आ जाएगी। उसके अलावा पॉलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता ही है कि परागकण बनते हैं और जो आपके हनी बी है, जो आपकी शहद की मक्खी हो गई, तितलियां हो गई, जो ये हमारे दोस्त कीड़े हैं, ये परागकण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं पॉलिनेशन से। फिर पॉलिनेशन होता है, डिस्पर्सल सीड बनेगा, उसके लिए बहुत जरूरी है। मगर कई बार हो सकता है कि जब तापमान बढ़ गया, हो सकता है पॉलिनेशन पहले ही हो गया और वो जो कीड़े थे वो अभी पहुंचे ही नहीं वहां तक, तो दोनों में मिसमैच हो जाएगा।
प्रक्रिया में बाधित हो जाएंगी, तो उससे भी प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। तो ये मिसमैच जो है प्लांट फ्लावरिंग में और पॉलिनेटर्स के अंदर हमें प्रभावित कर सकता है। तो ये कुछ एक कारण है, तो इसके चलते प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। कई बार हम देखते हैं कि असमय वर्षा भी होने लगी है, और इस साल अगर देखें तो अभी तक पहाड़ों में बर्फ नहीं गिरी है। किस प्रकार से हमारे मौसम और हमारी कृषि को ये किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है? देखिए, इस समय जो ठंडी का मौसम है, इस समय हमारे सरसों जो है और गेहूं की फसल वगैरह होती है, और कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी सिंचाई नहीं होती और वो वर्षा पे निर्भर करते हैं। तो अभी तक की वर्षा आ जाती है, सामान्यतः 1-2 वर्षा मिल जाती है, तो वो अभी तक नहीं मिली। ऊपर पहाड़ों में जो है बर्फबारी होती है, उससे भी जो है फिर नदियों में भी पानी आता है पिघल पिघल के। और दूसरा है कि सेब और की प्रजाति के अन्य फल हैं, उनको जो है कि ठंडी का मौसम चाहिए, तो वो चिलिंग आवर्स कई बार नहीं मिल पाता, और शायद इस बार थोड़ा उतना नहीं मिला होगा, तो उससे भी फसल प्रभावित होती है। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है, जब बर्फ पड़ती है, वर्षा होती है, तो नेचुरली ये जब कम होगा तो उसका प्रभाव भी पड़ सकता है। जैसे अभी आपने बताया कि चिलिंग आवर्स नहीं मिले, तो इस तरह से जो सेब की फसल होगी वो प्रभावित होगी। जी। इसी तरह से अगर आगे बढ़े, कृषि की उपज पे तो हमने अभी बात कर ली, फूड सिक्योरिटी पे ये किस प्रकार से असर डाल सकता है? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि उपज पे तो ये इफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली भी कुछ प्रभाव है। इनडायरेक्टली क्या प्रभाव है? डायरेक्ट में हो सकता है कि ये लैंड को प्रभावित करे और वाटर रिसोर्सेज को प्रभावित करे। प्रकार से? जैसे जमीन है, उस पर बहुत तेजी से बारिश गिरती है, एक्सट्रीम रेनफॉल, तो जो कण है मिट्टी के वो लूज हो जाएंगे और वो रन ऑफ में बह जाएंगे, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। सॉइल इरोजन हो गया तो जाहिर है उसी में न्यूट्रिएंट्स थे, तो न्यूट्रिएंट्स में कमी आ गई, तो जो मिट्टी या तो कम हो गई, और टॉप सॉइल जो है वो सबसे फर्टाइल होती है, अब वही नहीं रही। खासकर स्लोपी एरिया, पहाड़ी वाला एरिया, वो चली गई, फिर उसके बाद प्रोडक्शन कहाँ होगा वहाँ। और नीचे वाला एरिया है तो सॉइल चली गई, थोड़ी बहुत बची है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी साथ चले गए, वो भी कमी है। तो ये इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज यहाँ भी प्रभावित कर रहा है। और उसके साथ साथ वाटर रिसोर्सेस, अब ये जो रन ऑफ हुआ, हो सकता है इस रन ऑफ के साथ साथ खूब सारे हमारे पोल्यूटेंट्स आ गए, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स वगैरह फील्ड से आ गए, वो वाटर बॉडीज में जाएंगे, वहां जाके यूट्रॉफिकेशन होगा, यानी पौधे जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह बड़ी इतनी तेजी से ग्रो करेंगे, और वो ग्रो करते हैं कि सारी ऑक्सीजन जो होती है पानी की वो ले लेंगे। तो केवल हाइपोक्सिया हो जाएगा, और नीचे ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो उसमें फिश, शेल फिश और जो अन्य चीजें होती हैं जिनको लोग खाते हैं वो मर जाएंगी। तो कहने का मतलब लैंड पे भी प्रभाव आ गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स पे भी प्रभाव आ गया। तो इसका जो इनडायरेक्ट प्रभाव इस तरह से रहेगा। उसके अलावा जो है आपके फार्मर्स हैं, उनकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है। मान लीजिए टेम्परेचर हाई है और कहीं पानी भी रुका हुआ है, इंसेक्ट ब्रीडिंग हो गई, मलेरिया, डेंगू हो जाएगा। अब जो किसान भाई है वही हमारा बीमार पड़ गया, तो नेचुरली खेत में देखरेख कौन करेगा, तो इनडायरेक्टली उसका प्रभाव पड़ जाएगा। तापमान बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, मान लो हीट वेव्स हो जाती है, तो उससे भी नेचुरली वो खेत में काम करने नहीं जाता, क्योंकि दिन में इतना ज्यादा तापमान होगा तो कैसे जाएंगे। तो इनडायरेक्टली आप देखिए कि कैसे मिट्टी यानी सॉइल और कैसे वाटर बॉडीज और कैसे किसान की हेल्थ है वो प्रभावित हो जाएगी। सी लेवल राइज हुआ, स्टॉर्म्स ज्यादा आते हैं, तो क्या होगा, जो समुद्री पानी है वो जमीन पे आएगा, तो एक तो वो आएगा तो अपने साथ मिट्टी भी ले जाएगा, दूसरा अपने साथ नमक छोड़ जाएगा, वो भी सॉइल खराब कर देगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स है इनडायरेक्टली आपको जो है प्रभावित कर सकते हैं। और दूसरा, कुछ पौधों में हो सकता है वो सर्वाइव ना कर सकते हैं, पॉलिनेशन नहीं हुआ प्रॉपरली, या और रीजन हो सकता है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो जाएगा। तो ये सारे कारण है जो कि हमारे उपज को भी कम करेंगे और साथ साथ हमारी फूड सिक्योरिटी को प्रभावित करेंगे। और यदि एक्सट्रीम वेदर होना शुरू हो जाए और मान लीजिए आपकी फसल 25-30% किसी साल या आने वाले सालों में प्रभावित हो जाती है, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा अमाउंट की खाने की कमी हो जाएगी, खाद्य पदार्थों की। और ऐसे में जब आप वर्ल्ड लेवल में जाएंगे तो आपको मिसाइल मिल जाएंगे, एरोप्लेन मिल जाएंगे, गन्स मिल जाएंगे, इतना लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए फूड सिक्योरिटी जो है वो हमारा एक मुद्दा होना चाहिए। हम लोगों को ये प्लानिंग होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज है उसके दुष्प्रभाव जो है से अपने फसलों को बचाए रखें। जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम है उसको नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? ग्लोबल पे पहले बात कर लेते हैं। ग्लोबल स्केल में तो ये हो रहा है, क्लाइमेट एक्शन की बात हो रही है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं हमारे, उसमें भी आई थिंक एसडीजी गोल नंबर 13 है जो बात करता है क्लाइमेट एक्शन की। और उसके साथ एसडीजी में ये भी बात होती है कि रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड जीरो हंगर, जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। एक तो ग्लोबल स्तर पे बात हो रही है क्लाइमेट एक्शन की बात, यानी क्लाइमेट एक्शन का टाइम आ गया, तो उसके लिए फाइनेंस भी चाहिए आप। तो ग्लोबल स्तर पे तो ये हो गया कि भाई टेक्नोलॉजी कोई है, फंडिंग हो सकती है, और एक्शन के लिए क्या क्या करना है वो चीजें शेयर की जाएं दूसरी कंट्रीज के लोगों के साथ। नेशनल लेवल पे आपको क्लाइमेट एक्शन को जमीन पे उतारना है, और उसके बाद लोकल स्तर पे यह है कि अपस्केलिंग करनी है, मतलब ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। तो ये तीनों स्तर की बात हो गई। अब सवाल है क्या करना है, तो उसमें ये तो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, यानी कि जो आप एग्रीकल्चर अभी तक करते आए हैं उसको थोड़ा सा स्मार्ट बनाना है, क्लाइमेट स्मार्ट। जैसे मान लीजिए कि धान हो गया, धान आप लगा रहे हैं पंजाब में जो कि सेमी एरिड एरिया है, इज नॉट ए गुड क्रॉपिंग पैटर्न।
गन्ना आप लगा रहे हैं महाराष्ट्र की कुछ जगहों पे जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है, कि आपको इरिगेशन, बिजली फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, तो आप ग्राउंड वाटर निकाल ले रहे हैं और लगा रहे हैं, बट इट्स नॉट ए हेल्दी क्रॉपिंग पैटर्न। तो आपका क्रॉपिंग पैटर्न शुड बी अकॉर्डिंग टू योर एग्रो क्लाइमेट। दूसरा, ड्राउट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट, ये वेराइटीज लगानी है। और हमारे बड़ा अच्छा देश में कि 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी हुई है 2023 के अंदर, और ग्लोबल वार्मिंग है, मगर फिर उसके बावजूद भी हमारी जो प्रोडक्शन है वो ठीक ठाक है। हम अपने लोगों को खिला पा रहे हैं, तो हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो ड्राउट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट और ये सब जो है डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज निकाली है, और कंटिन्यूअसली प्रयास आगे भी जारी है कि और अच्छी वेराइटीज निकालने का। उसके साथ साथ हो गया कि हमें वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज, यानी कि हम किसानों को पहले से ही बता दे रहे हैं कि भाई अब ये बारिश नहीं आने वाली है तो आपने क्या करना है, या आने वाली है तो आपको किस तरह से प्लान करना है। तो वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम रोल अदा कर रही है, और किसानों को इससे काफी फायदा हो रहा है। ये काफी सालों से इंप्लीमेंट कर दिया, और मैं चाहे बैंगलोर में था, सिक्किम में और उत्तराखंड में, दिल्ली में, सभी जगह मैंने किसानों को इस तरह की वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज दी है और किसानों को इनपुट में मिला। उसके अलावा एक और बात करनी है हमने, मिटिगेशन, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती जा रही है और जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस ग्रीन हाउसेस को भी कम करना है, उनकी प्रोडक्शन को कम करना है, और साथ में जो ग्रीन हाउस गैसेज आ गई है में उनको भी हम लोगों ने कैप्चर करके स्टोरेज करना है, जमीन के नीचे डाल देना है। तो ये दोनों प्रयास भी साथ साथ जारी रहेंगे। मिटिगेशन, अडेप्टेशन एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अडेप्ट करना है हमें, तो अडेप्ट तो कर रहे हैं, नई नई वेराइटीज लगा के अडेप्ट भी करना है, और न्यू और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को लेके आना है। जैसे जैसे कई जगह रन ऑफ तेजी से बह रहा है, उस रन ऑफ को थोड़ा सा बैलेंस करें, क्योंकि रन ऑफ जाएगा तो आपका न्यूट्रिएंट्स भी ले जाएगा, सॉइल को ले जाएगा, तो उसको भी कम करना है। और उसके साथ आपने देखा होगा आपका खाना जो है ना आपसे ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, आपसे ज्यादा चल रहा है। कीवी आपका कहीं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, सेब आपका यूएसए से आ रहा है, आपके बादाम कहीं से आ रहे हैं, ऑलिव कहीं से आ रहे हैं। योर फूड इज ट्रैवलिंग मोर देन यू जी। उससे आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उससे फिर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए इसे कहा जा रहा है बी ए लोकावोर, यानी कि आप लोकल प्रोड्यूस को ही खाएं जी, जो कि आसपास ही उठता है, तो उसको ले जाने में, बनाने में, तैयार करने में, स्टोर करने में ज्यादा वेस्ट नहीं हो गया एनर्जी, तो कार्बन फुटप्रिंट भी आपका कम आएगा। तो ये मुझे लगता है कुछ प्रयास है। तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन और सस्टेनेबल कंजम्पशन हम करते हैं तो हमने मतलब कि फूड सिक्योरिटी का भी ख्याल रख पाएंगे, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे, उनको भी अचीव कर पाएंगे। आनंद शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने जलवायु परिवर्तन का कृषि पर और मौसम पर प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आपने बताया किस प्रकार से प्लानिंग करके, कृषि करके, और जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पड़ने वाले दुष्परिणाम है उसको कम किया जा सकता है। साथ ही आपने एक टर्म यूज किया, लोकावोर, कि हम अपना लोकल फूड ही खाएं और विदेशों से आयातित फूड ना खाएं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धरती आकाश के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रियंका को दीजिए अनुमति। नमस्कार।